उसके बाद सिलेक्शन उसका होगा नहीं, ये फैक्ट है। अब उसके बाद अगर आप सवाल ये करते हो कि वो डिप्रेशन में आएगा, तो पहली बात तो ये सवाल बुनियादी तरीके से बुनियादी तौर पर सही नहीं। मैं किसी काम के लिए कंसल्ट मेडिकल की गवर्नमेंट को 55,000 सीट 55,000 सीटें जो गवर्नमेंट की हैं, अल्टीमेटली फाइट होने के लिए बच्चे कर रहे हैं। बाकी की करीब 55,000 सीटें प्राइवेट सीट्स हैं, जो पैसे वाले लोग जाते हैं। तो एक तरीके से जो 25 लाख बच्चे हैं, उनमें से मैं नहीं मानता कि 2.5-3 लाख बच्चों से ज्यादा बच्चे कॉम्पीट करने लगे हैं और बढ़ने लगे हैं। देश का शायद कोई मेडिकल कॉलेज होगा जहाँ सीकर बच्चा, देश के शायद कोई NIT और IIT ऐसी होगी जिसमें सीकर से आज कोई बच्चा जो है पहुंचा है। तो आपको मैं सीधा कह दूँ, बहुत फर्टाइल सॉइल है, बहुत उपजाऊ जमीन है यहाँ। स्वागत है आपका हमारे एक्सपर्ट जेई सीकर के इस चैनल पे। और आज हमारे इस सेशन के अंदर, इस पॉडकास्ट के एक नए सेशन में हमारे साथ हैं MM बलोडिया सर, जो कि सीकर के एजुकेशन के फील्ड में बहुत ही पॉपुलर टीचर है। आज हम इन्हीं के बारे में जानने वाले हैं कि सर की जो एजुकेटर बनने की जर्नी रही वो किस तरीके से रही। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत धन्यवाद सर। आप पहला इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं MM बलोडिया सीकर के एजुकेशन सेक्टर में पिछले 20 सालों से एक्टिव हूँ। 25 जून 2005 को मैंने टीचर के रूप में, एक शिक्षक के रूप में शुरुआत की थी। और आप हो सकता है कुछ ज्यादा कह गए हो, बाकी बुनियादी शिक्षक बनने के लिए हर दिन मैं प्रयासरत। जब तक मैं इस फील्ड में हूँ, जब तक मैं ये काम कर रहा हूँ, एक कंस्ट्रक्टिव टीचर की भूमिका में हमेशा मैं रहना चाहूँ। मैंने 25 जून 2005 की शुरुआत करी। स्कूल फॉर्मेट पढ़ाया, कॉलेज फॉर्मेट पढ़ाया और लंबे टाइम से कोचिंग फॉर्मेट में मैं, जहाँ शहर के जो बड़े कोचिंग संस्थान उन सब में पढ़ाने के बाद अब मैं PW में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो हैं कि आपने जो इस सेशन में जानी कि आपकी एजुकेटर बनने की जो जर्नी रही वो किस तरीके से रही। देखो, सामान्य ग्रामीण परिवेश से निकला हुआ, पहले कोचिंग सेक्टर में आने या कोचिंग इंडस्ट्री में आने जैसा कुछ भी नहीं था, मतलब ऐसा कोई प्लान नहीं था। पिताजी सरकारी नौकरी में थे। हमेशा से घर वालों ने एक ही बात सिखाई, गाँव में पलते बढ़ते खेलते कूदते एक ही चीज सीखी कि कहीं कोई अच्छा काम किया जाए, सेटल हो जाए। तो मैं जब कॉलेज एजुकेशन में पढ़ता था तब मेरा अपना एक सपना हुआ करता था कि मैं आर्मी ऑफिसर बनूं, कंधे पे सितारे सजे। और आर्मी के जो ऑफिसर्स होते थे वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करते थे, जिनके कंधे पे सितारे होते हैं और ओवल से रबर का गोगल होता है, मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था। मैं देखता था ऐसी चीज। मैंने पहली बार एक ऐसा अटेम्प्ट लिया जिसमें GDOC ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर कोर्सेज होता है एयरफोर्स में, पालम दिल्ली 2023 में, जब मैं BSc फाइनल ईयर में पढ़ता था तो पास आउट हो चुका था। एक प्रयास किया, उसमें नहीं हुआ, दूसरे प्रयास में मेरा सिलेक्शन भी हुआ, लेकिन फाइनली SSB क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो एक इनिशिएटिव मैंने लिया था, लेकिन उतनी ज्यादा स्पिरिट नहीं थी। उसके ठीक बाद घर वालों ने एडमिशन मेरा करवा दिया MSc में। और उस दौर में मास्टर साइंस जो है, मास्टर ऑफ साइंस क्लासेस में पढ़ना भी, MSc में पढ़ना भी अपने आप में बड़ी बात होती थी। बहुत इज्जत से देखा जाता था जो आदमी MSc कर रहा होता। और गाँव में, आसपास के गाँव में गिने चुने 2, 5, 7, 10 लोग मिलते थे कि हाँ ठीक है, फला आदमी को बच्चा या उनका बच्चा MSc पढ़ रहा है। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी से मेरी MSc है 2004-05 की। MSc करने के बाद यूं ही कोइंसिडेंटली एजुकेशन सेक्टर में मैं आ गया। लोगों से मिलना जुलना, बात करना, थोड़ा एक्सप्रेसिव होना, अपनी बातों को रखना, ये मुझे शुरू से पसंद था। स्टूडेंट लाइफ में थोड़ा मैं स्टूडेंट लीडरशिप में, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थोड़ा एक्टिव था, सक्रिय था। तो वहीं से मुझे बोलने की, बात करने की, लोगों से मिलने की, इंटरेक्ट करने की एक हैबिट थी, एक बेसिक कॉन्फिडेंस था। मैं शुरू करता चला गया, ना पीछे मुड़ के देखा। जो आया, जितना आया, हर दिन अच्छा करने की कोशिश की, सीखने का प्रयास किया। और स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और अब आपके साथ PW। आपने PW ज्वाइन करने से पहले कहीं और भी काम किया है, तो वहाँ का जो एक्सपीरियंस रहा वो कैसा रहा? देखिए, मैंने शहर के सारे बड़े संस्थानों में काम किया है। CLC जो एक तरीके से शहर का फाउंडर इंस्टीट्यूट है, वहां मैंने लंबे समय काम किया है। करीब 9.5 साल की मेरी यात्रा वहां रही। इसके बाद गुरु कृपा के इंस्टीट्यूट में मैंने लंबे समय काम किया है। 2 एकेडमिक सेशन मैंने वहां पूरे किए। इसके बाद में इधर आया। उससे पहले जैसा मैंने बताया आपको, कॉलेज एजुकेशन में रहा, कोचिंग में रहा, स्कूल में रहा। अल्टीमेटली सबका अपना एक टेस्ट है। PW कंप्लीटली टेक्नो ओरिएंटेड सिस्टम है, जो आज के टाइम के हिसाब से आगे बढ़ना जानता है। आज के टाइम के हिसाब से स्टडी को, एजुकेशनल सिस्टम को थोड़ा एंटरटेनिंग बनाना जानता है, बच्चे की अप्रोच से पहुंचना जानता है, उसको कैसे ज्यादा हेल्दी और वेल्दी तरीके से मेंटेन किया जा सकता है ये जानता है। उससे पहले के संस्थान में मैं जा रहा हूँ, वो अपनी ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ अच्छा काम कर रहे हैं। नो डाउट इस शहर में एक बहुत बड़ी लकीर राजस्थान के, हिंदुस्तान के मानचित्र पर उकेरी गई, और वो लकीर थी सीकर को शिक्षा नगरी बनाने की। ये लकीर आज बहुत गहरी है। देश भर के सारे सीकर में, देश भर के सारे बच्चे जो हैं वो सीकर से एक तरीके से वाकिफ हैं, जानते हैं
बहुत सारे लोग यहाँ आना चाहते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ से कनेक्टेड हैं। तो निश्चित तौर पर ये मैं कहना चाहूंगा, मैं जिन संस्थानों में भी रहा हूँ, जो जितने संस्थान यहाँ हैं, उन सबने एक मिला जुला बहुत अच्छा प्रयास किया है, तब सीकर इस स्वरूप में आ पाया। आज जिस टाइम अपने एजुकेशन कंप्लीट कर रहे थे उस टाइम तक नीट के अंदर कंपटीशन कैसा था? क्योंकि आप नीट से बिलोंग करते हैं। हाँ, मैं नीट पढ़ाता हूँ, बॉटनी पढ़ाता हूँ बच्चों को। जिस टाइम मैंने एग्जाम दिया था, मतलब मैं जब 12th में पढ़ता था, 2000 की बात आपको बता रहा हूँ, तब सीकर में कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम पे कुछ भी नहीं था। इवन एक इंस्टीट्यूट CLC इनिशिएट हुआ था। दूर दराज के इलाकों से जो बच्चे जाते थे, कहीं वो कोटा जाया करते थे, तब भी इतना क्रेज नहीं होता था। हालांकि मैं अगर कभी PMD का एग्जाम नहीं दे पाया, उसका सिर्फ एक कारण ये था कि जब मैंने 12th पास किया तो मेरी एज 17 ईयर्स नहीं थी, जो आज भी एज क्राइटेरिया अप्लाई होता है। वो नहीं होने के कारण घर वालों ने नहीं भेजा। सोचा एक बार BSc में एडमिशन करवा दे, और उसके बाद प्रोसीड करते गए। तो BSc किया, MSc किया, B.Ed किया, आगे अपनी क्वालिफिकेशन कंटिन्यू की। जिस टाइम हम लोग पढ़ते थे RPMT हुआ करता था, जिसमें ना कोई प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस होता था, इतना ज्यादा क्रेज नहीं होता था, बहुत टफ माना जाता था, उतना अप्रोचेबल भी नहीं होता था। तो कट ऑफ वगैरह की जहां तक बात की जाए तो इतनी एक्सप्लोर वे में चीजें थी ही नहीं। हाँ, जब मैं पढ़ाने लगा तब की बात अगर आपको बताऊं कि जैसे 2012-13 में मैंने खुद देखा है, 500 से नीचे सारे कट ऑफ जनरल ओबीसी रहा करते थे। इवन 490 480 कट ऑफ मेरा बहुत रूटीन में देखा हुआ है कि 1 साल 2 साल 3 साल में परसिस्ट कर रहा है। 2015-16 तक भी जो है वो 505 नंबर 720 में से कट ऑफ हुआ करता था। आज तक ये है कि 610 से ऊपर वो सिर्फ होने लगा है, तरीके से 600 प्लस तो डेफिनेटली रहता है। तो ये जो चीजें बढ़ी हैं, इनका ये कट ऑफ मार्क्स जो बढ़े, इसके 2 बड़े कारण मैं मानता हूँ। एक तो पेपर पैटर्न और पेपर की जो स्ट्रेटेजी है, पहले के बजाय अप्रोच बेस्ड पेपर नहीं आते हैं, अब थोड़ा पेपर इंफॉर्मेटिव होने लगे हैं। और दूसरा एक बड़ा कारण मैं ये मानता हूँ कि आज के बच्चे की पढ़ाई थोड़ी सी इंटेंसिव होने लगी। पहले की पढ़ाई थोड़ा डिस्क्रिप्टिव होती थी, थोड़ा वाइड वे में होती थी, अब वो थोड़ा इंटेंसिव और अप्रोच बेस्ड स्टडी करता है, इसलिए वो ज्यादा अच्छा है। आज ये तो उस टाइम का कंपटीशन रहा, बट आज तो लेवल बहुत हाई जा रहा है। अभी जैसे 23-24 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तो सिलेक्शन किस रेशियो पे हो रहा है? देखिए, 25 लाख बच्चों ने इस बार एग्जाम फॉर्म भरा है नीट का। ये जिस दिन 30 लाख हो जाएंगे कंपटीशन, तब भी 10% 12% बच्चों नहीं होगा। आज भी 25 लाख बच्चे एग्जाम फॉर्म भरते हैं, कंपटीशन मुश्किल से 10-12% बच्चों नहीं है। कॉम्पिटिटिव जो स्ट्रेटेजी है उसमें किसी तरीके का कोई खास बदलाव नहीं आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ नंबर बढ़ा रहे हैं, क्यों एक अपने आप में हर एक चीज जो है वो हर एक आदमी तक पहुंचने लगी है। मैं 12th का एग्जाम दे रहा हूँ, मेरे को गांव में किसी ने सजेस्ट किया, कहीं दूर दराज इलाके बैठे किसी आदमी ने मुझे बताया कि नीट का फॉर्म भी भरना चाहिए, तो मैंने भी अप्लाई किया। हालांकि उसको लेके मैं कंसर्न नहीं हूँ, उसको लेके मैंने तैयारी नहीं करी है, क्या पढ़ाई मैंने नहीं करी है। तो रजिस्ट्रेशन होना और सिलेक्शन होना दोनों बहुत अलग अलग चीज है। रजिस्ट्रेशन में जितनी भीड़ आ रही है, सिलेक्शन के लिए मैं बहुत ऑनेस्टली कह रहा हूँ, इस फील्ड प्रैक्टिकली मैं जानता हूँ 15 से 20% लोग भी कंसर्न नहीं है। मेडिकल की गवर्नमेंट में जो 55,000 सीट्स है, 55,000 सीटें जो गवर्नमेंट की है, अल्टीमेटली फाइट होने के लिए बच्चे कर रहे हैं। बाकी की करीब 55,000 सीटें प्राइवेट सीट्स है, उनमें पैसे वाले लोग जाते हैं। तो एक तरीके से जो 25 लाख बच्चे हैं, उनमें से मैं नहीं मानता कि 2.5-3 लाख बच्चों से ज्यादा बच्चे कॉम्पीट कर रहे हैं या ईमानदारी से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। सर, जैसे ये जो बच्चे एग्जाम्स देते हैं, मान लीजिए 2-3 लाख बच्चे ही दे रहे हैं मेनली, क्योंकि 23 लाख तो वो और बच्चे हैं, वो तो जैसे 12th के साथ एग्जाम दे रहे हैं या फिर नहीं 12th के साथ करेंगे नहीं बात, मतलब वो बिना प्रिपरेशन के दे रहे हैं, जैसे कि आपने बताया। हाँ, सीरियसनेस, प्रिपरेशन में बहुत अच्छे हैं, सीरियसनेस। तो सर, अगर उनमें से किसी का सिलेक्शन नहीं होता है तो सर वो जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो उनके लिए कुछ सॉल्यूशन हो जाए? देखिए, डिप्रेशन में सिलेक्शन नहीं होने से तो वही जाता है जिसने सिलेक्शन के लिए तैयारी की, तो उसने बहुत जी तोड़ मेहनत करी, 2 साल 3 साल से बहुत जी जान से लगा रहा, और उसके बावजूद भी उसका सिलेक्शन नहीं होता, उस पर दबाव आना मुनासिब है। बात लाजमी है कि उस पर दबाव आएगा। एक बच्चा जो 2-3 साल से मेहनत कर नहीं रहा, बहुत ईमानदारी से काम कर ही नहीं रहा है, उसके बाद सिलेक्शन उसका होगा नहीं, ये फैक्ट है। अब उसके बाद अगर आप सवाल ये करते हो कि वो डिप्रेशन में आएगा, तो पहली बात तो ये सवाल बुनियादी तरीके पे बुनियादी तौर पर सही नहीं है। मैं किसी काम के लिए प्रयास करूँ और उसके बाद में सफलता मुझे नहीं मिले तो दबाव आना निश्चित है, लेकिन मैंने किसी काम के लिए प्रयास किए ही नहीं तो दबाव किस बात का? 2 बड़ी चीजें इसमें मैं बताना चाहूंगा। आज की सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का हो गया है। एक तो पेरेंट्स का जो प्रेशर है, मतलब हर एक पेरेंट जो अपने बच्चे से एक्सपेक्ट करता है, ये चाहता है कि वो पता नहीं कुछ ऐसा नुकसान नहीं करते जो वो खुद नहीं करके आता है, या फिर जो और दूसरे लोग आसपास के लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं। चलो ये बात ठीक है, पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन भी बुरा नहीं है, लेकिन आप अपने बच्चे के पोटेंशियल के हिसाब से, आप अपने बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से, आपका बच्चा जो जितनी कैपेबिलिटीज रखता है उनके हिसाब से अगर आप उसको जज करके प्रोसीड करें ना, तो किसी भी फील्ड में बहुत अच्छा नाम कमाया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि MBBS में सेलेक्ट होगा, IIT में जाएगा तो ही वो बड़ा आदमी बनेगा, पढ़ा लिखा बनेगा, कोई गारंटी इस बात की नहीं है। IIT में जाने के बाद भी बच्चे मेंटल प्रेशर में, बहुत सारे मैंने ऐसे केसेस देखे हैं, सुने, आप हम सब लोग जानते हैं। इवन इस देश में सुसाइड रेशियो मैगजीन
जो है वो IIT जो बड़े संस्थान NITs हैं उन्हीं में है। इसके अलावा देश के मेडिकल कॉलेज कोचिंग इंस्टीट्यूट से कहीं ज्यादा रेशियो देश के बड़े संस्थानों में। तो ये तो अपने आप में देखने वाली बात ये है कि हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं और हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होती है उसके अकॉर्डिंग हमारी प्रिपरेशन कैसी होती है, तैयारी कैसी होती है। दूसरी ये काम की बात ये है, कोई भी बच्चा पढ़ाई के दबाव में सुसाइड कर ले या पढ़ाई के दबाव में जो है वो अपने जीवन के साथ इस तरीके का कर ले, ये कुछ केसेस में संभव है, हो सकता है। बाकी हमारे आसपास जो टॉक्सिसिटी होती है, हमारे आसपास जो सराउंडिंग में जो लोग होते हैं, उन टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के कारण ही हम लोग जो है डाइवर्ट होते हैं, बच्चे डाइवर्ट होते हैं और वो अपना दूसरा रास्ता चुनते हैं। पढ़ाई जब बच्चा करने लगता है, उसको जो चीजें आने लगती है तो उस पर दबाव और तनाव नहीं आता, कभी उसको कॉन्फिडेंस आता है और कॉन्फिडेंस दुनिया में आपसे कुछ भी करवा सकता है। जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से हैं वो ये सोचते हैं कि क्या हम JEE क्वालिफाई कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल जो क्रेज है वो इंग्लिश मीडियम का ज्यादा चल रहा है। देखिए, क्रेज आपका भविष्य निर्धारित नहीं करता। क्रेज बहुत शॉर्ट टर्म है। कभी अमिताभ बच्चन का क्रेज हुआ करता था, सचिन तेंदुलकर का था, आज विराट कोहली का है। वो क्रेज वाली बातों से देख है कि एक पर्टिकुलर सिनेरियो में हम एक चीज के पीछे, मीडियम कभी भी बैरियर नहीं होता। मैं खुद हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, तो टेंशन पढ़ाते हैं इंग्लिश मीडियम दोनों में। हिंदी मीडियम के बच्चे में खास बात मैंने ये देखी है कि वो बहुत सिंसियर फॉलोअर होता है। वो अगर जी जान से जुड़ता है, वो पूरी ईमानदारी से अपना काम करता है, तो उसके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटीज कहीं ज्यादा होती है इंग्लिश मीडियम के बच्चों की तुलना में। हालांकि ओवरऑल इंग्लिश मीडियम के बच्चे इस देश में एग्जाम में ज्यादा बैठते हैं, तो ऑब्वियसली उनका सिलेक्शन रेशियो ज्यादा होता है। लेकिन सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है, सिलेक्शन होने की जो ज्यादा संभावनाएं हैं, अगर आप एक दो बैच सेलेक्ट कर लें, एक हिंदी मीडियम का बैच है, इंग्लिश मीडियम का बैच है, और दोनों ही बैचेज जो उनमें ऑर्डिनरी वे में आप ये अनाउंस करते हैं कि बेटा आप सब लोगों को बहुत ईमानदारी से मेहनत करनी है, मैं दावे से कह सकता हूँ कि हिंदी के बच्चे ज्यादा सिंसियरिटी के साथ काम करते हैं और उनका सिलेक्शन रेशियो ज्यादा अच्छा होगा। हम ऐसे एरिया से आते हैं, मैं शेखावाटी के रहने वाला हूँ, सीकर जिले का। ऐसे ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं रूरल एरिया से, सुदूर घोरों के, जैसलमेर, बाड़मेर के, ऐसे ऐसे अभावग्रस्त क्षेत्रों के जहाँ पानी पीने को नहीं पहुंचता, बुनियादी सुविधाएं नहीं है। ऐसे भी कई एरियाज के बच्चे मैंने देखे जिनके यहाँ बिजली की व्यवस्था, आज के समय में बिजली उनके गाँव नहीं पहुंची है, लाइट नहीं है। उन सब गाँवों से भी बच्चे निकल के आते हैं, यहाँ के हॉस्टल्स में रहते हैं, वो रगड़ के पढ़ते हैं पूरे साल, बहुत मेहनत करते हैं और फिर उसके बाद में अच्छे संस्थान में चले जाते हैं। सिलेक्शन कभी भी मैटर, आपका मीडियम कभी भी मैटर नहीं करता, आपकी विल पावर जो है सबसे ज्यादा जरूरी बात इसमें होगी। तो मैंने ऐसा भी देखा है कि लगभग जो स्टूडेंट्स हैं कहीं 5 अटेम्प्ट ले रहे हैं, 6 या 7 अटेम्प्ट के अंदर नहीं क्लियर कर रहे हैं, तो क्या वो वर्क है या नहीं? देखिए, वर्क मुझे लगता है तभी होगा आप अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर जाते हैं। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड में भी कंडीशंस में देखा जाता है। आपने 12th के साथ एग्जाम किया, नहीं हो पाया, आपको लग रहा है कि मैं आसपास हूँ, एक अटेम्प्ट और लिया जाए, उसमें आपने किया, नहीं हो पाया, फिर आप एक अटेम्प्ट ले रहे हैं। अगर आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड उस चीज को सपोर्ट करता है और आपकी विल पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अल्टीमेटली बनना तो मुझे डॉक्टर ही है, बनना मुझे IIT नहीं है, तब डेफिनेटली आप अटेम्प्ट ले सकते हैं। खैर IIT में तो आप जानते हैं अटेम्प्ट लिमिटेड होते हैं, नीट में लिमिटेड अटेम्प्ट्स नहीं, तब तो वो अटेम्प्ट लेना ठीक है। लेकिन आप बहुत सारी चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज करके अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लिए जा रहे हैं और आगे जाके फिर बहुत अच्छा होने की कोई गारंटी नहीं है, तो फिर मुझे लगता है कि बहुत सारे अटेम्प्ट लेने से कोई फायदा नहीं होता। मैं बहुत सारे ऐसे आयुर्वेद के प्रोफेसर हैं, डॉक्टर्स उनको जानता हूँ जिनका MBBS वर्क से कहीं अच्छा रहा। संभावना हर जगह है। आप किसी भी अभिभावक से जब बात करके देखें, उससे पूछे तो जनरल बात बोलेगा कि मेरे बच्चे में बहुत काबिलियत है साहब, उसको बहुत अच्छा जो है तलाशना है, तराशना है। आप किसी भी संस्थान में इंस्टीट्यूट में भेज रहे हैं तो हर एक अभिभावक एक्सपेक्ट करता है कि मेरे बच्चे को बहुत अच्छा सिखाया और पढ़ाया जाए। तो बच्चा जो होता है ना, वो गंगा नदी गंगोत्री में जहां से निकलती है, एक पानी की धार के रूप में निकलती है, लेकिन जब सुदूर इलाकों में फैल के गंगा नदी बहुत बड़ा रूप लेती है, विस्तृत रूप लेती है, तो हम अंदाज नहीं लगा सकते, हम कल्पना नहीं कर सकते कि एक नाले के रूप में कहीं से बह के निकल के आ रही है। तो आगे जाके कौन कितना बड़ा हो सकता है, इस बात का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। किसी भी बच्चे की कैपेबिलिटीज का कोई आंकलन नहीं है, कोई पैरामीटर आज तक ऐसा नहीं है। सर, जब किसी बच्चे को फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं होता है तो सर उसके पेरेंट्स से सपोर्ट नहीं करते हैं यार, तो हुआ ही नहीं, और वो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सेकंड अटेम्प्ट के लिए नहीं, मुझे नहीं लगता कि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते। माँ बाप ऐसी चीज दुनिया में जो हर एक कंडीशन में सपोर्ट करना चाहते हैं, कई बार उनके साथ दिक्कतें होती है, जैसे आर्थिक अभाव, पैसा नहीं। ऐसे केसेस में बच्चा अगर आपका पढ़ने वाला सिंसियर है तो सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अपने अपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग कुछ कॉपरेट करते हैं ऐसे बच्चों को। पढ़ने वाले बच्चों को कॉपरेट डेफिनेटली किया जाता है। आप किन्हीं और लोगों से हेल्प ले सकते हैं। कई ऐसे जरूरतमंद बच्चे हमें भी कई सालों से हम पढ़ा रहे हैं, तो कई बार मिलते हैं, आते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हर तरीके से बच्चे को कॉपरेट किया जाए। फिर भी आपके इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई भी ऐसा बच्चा है जो पढ़ना चाहता है, बहुत ईमानदारी से अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहता है, और आर्थिक अभाव अगर कहीं उसके सामने आ रहे हैं, तो कभी आय मिले, संस्थान के स्तर पर
व्यक्तिगत स्तर पर, किसी और स्तर पर जो जितना संभव हो सकेगा हमेशा उसको कॉपरेट करने का, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। सर अभी जैसे कि कुछ दिन बाद नीट की एग्जाम भी आने वाली है, तो सर उससे रिलेटेड कुछ स्टूडेंट्स को टिप्स वगैरह। देखो बच्चों, 5 मई 2024 को नीट का एग्जाम होने वाला है। एग्जाम में जाने से पहले एक बात अपने दिमाग में रखें कि हमने पूरे साल बहुत मेहनत करी, आपने जी जान लगा के अपना काम किया है। डरना घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डर के आगे जीत है। जीत के वो ही आता है जिसमें विनर वाला एटीट्यूड होता है। तो सबसे पहली बात तो ये है दिनों में आप एक विनर वाला एटीट्यूड अपने अंदर लाएं। तो रोज सुबह जब उठे, सुबह से लेकर शाम तक के अपने टास्क जो है उसको 100% फिनिश करें। शाम को थक कर सोएं, बुझ कर नहीं। मतलब आप डिमोरलाइज होकर या इरिटेट होकर या अपने आप से परेशान होकर या पछतावा या प्रायश्चित वाली मुद्रा में बिल्कुल नहीं सोएं। आपको एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि मैंने सुबह ये टास्क किया था और शाम को मैंने ये पूरा कर लिया। अगले दिन फिर जब आप उठेंगे, फिर जब आप लगेंगे, पूरी एनर्जी के साथ आप अपना काम कर पाएंगे। आप जितनी सकारात्मकता, जितनी पॉजिटिविटी अपने अंदर क्रिएट करेंगे, जितनी अच्छी वाइब्स आपके अंदर होगी, उतनी ही आसपास की अच्छी आपकी सराउंडिंग बनेगी। और आपके आसपास पॉजिटिव सराउंडिंग जो होती है, जो पॉजिटिव वाइब्स होती है, वही आपको अच्छे रास्ते पे, अच्छी जगह पे पहुंचा देती है। इन दिनों में थोड़ा अप एंड डाउन आते हैं, तो अपने टीचर से मिलते रहिए, अपने पेरेंट्स से बात करते रहिए। कहीं अगर मन में कोई शंका हो, कोई डाउट हो किसी तरीके का, तो उसको लेकर भी आप जो है वो डिस्कस करते रहिए लोगों से। अपने मन के अंदर मत रखिए चीजें। अपने हेल्थ का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आप लोगों को आवश्यकता है। उल्टा सीधा खाना पीना, खान पान, ये सब चीजें अवॉइड करें। बहुत एक नियमित और संतुलित दिनचर्या जो है उस समय बच्चों की होनी चाहिए। बाकी सिलेक्शन मुश्किल नहीं होगा, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी होगी। सर जो बच्चे सीखकर रहना चाहते हैं एजुकेशन के लिए, तो सर उनको आप क्या संदेश दें? देखिए, सीकर जैसा मैंने शुरू में कहा था, उत्तरी भारत में शिक्षा नीति के रूप में सीकर स्थापित हो चुका है। ना सिर्फ उभर रहा है, स्थापित है। ये बात हम मान लें, ज्यादा सही है। पहली काम की बात, यहाँ की स्कूल एजुकेशन जो है बुनियादी है, बेसिक है। और उस स्कूल एजुकेशन के बाद कोचिंग सेक्टर ने जो काम किया है, मतलब मैं एक बहुत हल्के फुल्के अंदाज में ये बात कहना चाहूंगा। मैं शेखावाटी का ही हूँ, हमारे आसपास के गांवों के लोग, राजस्थान के लोग, गांव गुवाड़ खानी के लोग, छोटी छोटी जगहों पे काम करने वाले लोग पहले अपने काम रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे। कोई कभी कभार कुछ बता दिया करता था, छोटा मोटा चीजें जो है बच्चे कर लिया करते थे। लेकिन अब हम उठने लगे हैं, अब हम बढ़ने लगे हैं। देश का शायद कोई ऐसा मेडिकल कॉलेज होगा जहाँ सीकर की कोचिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ बच्चा नहीं हो। देश के शायद कोई एनआईटी और आईआईटी ऐसी होगी जिसमें सीकर से आज कोई बच्चा जो है वो नहीं पहुंचा है। तो आपको मैं सीधा कह दूं, बहुत फर्टाइल सॉइल है, बहुत उपजाऊ जमीन है यहाँ की। माहौल ज्यादा अच्छा इसलिए मैं कह सकता हूँ क्योंकि मेट्रो सिटीज के कंपैरेटिवली अकोमोडेशंस बहुत इजीली आपको अवेलेबल हो जाती है। दूसरी बड़ी बात, एक बेसिक एनवायरनमेंट है जिससे आपको बहुत ज्यादा हेजिटेशन नहीं होती। जो इंटीरियर के बच्चे आते हैं, जो रूरल के बच्चे आते हैं, उनके लिए ज्यादा फ्रूटफुल और ज्यादा फ्रेंडली एनवायरनमेंट यहाँ का है। आप आइए सीकर में, जहां कहीं भी रहिए, जिस किसी भी संस्थान में आप पढ़ते हैं, हमेशा एक बात जरूर आप ध्यान रखिए, आपका समय लग रहा है, आपके माता पिता का पैसा लग रहा है और आपके सपने जो है वो रोज एक एक दिन धुआं हो रहे हैं। अब उनसे चिंगारी पैदा करते हो, उन सपनों से जो है वो आग जलाते हो, दुनिया को दिखाते हो, मंजिल तक पहुंचते हो, या फिर उन धुंधले सपनों को धुंधली आंखों में लिए यूं ही वापस लौट जाते हो। ये सब आपको देखना और आपको समझना। अभी आपने जैसे सीकर विद्यार्थी की ज्वाइन की है, तो सर आपने पहले और भी कोचिंग से ज्वाइन की है, तो उससे क्या डिफरेंट है जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे कुछ बढ़िया मिल सकता है? देखिए, सीकर के बड़े संस्थान, जैसा मैंने पहले भी बताया, सीएलसी ग्रुप में पहले काम कर चुका हूँ, सीएलसी से पहले मैं पीसीटी में भी रहा, जो बुनियादी शिक्षा में अच्छा काम कर रहे हैं। पीडब्ल्यू विद्यापीठ सीकर में आपको डिफरेंट क्या मिलेगा, इसकी अगर हम बात करें, सबसे पहली बात टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड क्लासरूम्स यहाँ है, जिसमें आपका बच्चा जब क्लासरूम में आके बैठता है, वो चाहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया उसको 3D डायग्राम के साथ समझाया जाए। वो चाहता है कि किसी पिक्चर, मॉडल और चार्ट के थ्रू नहीं, बिल्कुल लाइव एनिमेशन में उसको चीज बताई जाए। तो मुझे लगता है कि पीडब्ल्यू पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वो सारे एफर्ट्स, वो सारे टूल्स पुट कर रहा है जिनकी आज के समय में जरूरत है। आज तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, एआई का जमाना है, जहां लोग एआई को यूज करके डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमारा बच्चा जब यहाँ से पढ़ के किसी आईआईटी में जाएगा, यहाँ से पढ़ के जब किसी एम्स में जाएगा, किसी एनआईटी में जाएगा, तो टेक्नोलॉजी से थोड़ा फ्रेंडली उसको होना चाहिए। जबकि हमारे बच्चों की हकीकत ये होती है कि कभी किसी ने लैपटॉप के स्क्रीन बोर्ड पे हाथ नहीं लगाया होता है, कहीं कोई डेस्कटॉप को टच नहीं करा हुआ होता है, कहीं किसी ने कोई और चीज नहीं देखी हुई होती है। ये अभाव जो है हमारे साथ नहीं हो, इसके लिए मुझे लगता है कि पीडब्ल्यू किसी संस्थान से जुड़ना चाहिए। दूसरा, नेशनल ब्रांड है। आप ग्लोबली तो नहीं मेजर कर सकते, लेकिन आप नेशनल लेवल पर अगर अपने हर एक टेस्ट की रैंक मेजर कर पाए तो इससे ज्यादा अच्छा मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता है। जैसे हमारे बाकी के सब संस्थानों में जितने सारे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, आपका बच्चा अगर टेस्ट पेपर देता है तो महज
कुछ हजार बच्चों में से वो अपनी रैंक पता कर सकता है, अपना अपना स्टेटस पता कर सकता है। लेकिन पीडब्ल्यू में ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जो होता है, तो यहाँ तो थ्रू आउट कंट्री आपके 1.2 लाख बच्चे एट ए टाइम टेस्ट में बैठते हैं, तो उन बच्चों के बीच ये रैंक उसकी पता लगती है कि वो कहाँ स्टैंड करता है। आप क्लास में गए, आज का लेक्चर पूरा छूट गया या कुछ लेक्चर समझ में नहीं आया या आज आप गए नहीं, तो आपको ऐप में कंप्लीट रिकॉर्डेड लेक्चर एंड सेम लेक्चर जो मैं आज पढ़ा के आया हूँ ऐप में बच्चे को एक्सेस के फॉर्म में मिलता है। जो आज के टाइम में पेरेंट्स के बड़े डाउट हैं कि वो सोसाइटी में जो चारों तरफ बच्चों पे प्रेशर भी बढ़ रहा है, मेंटल सपोर्ट भी चाहिए होता है, घर से बाहर रहता है तो होम सिकनेस भी होती है, तो पीडब्ल्यू में आके मैंने ये देखा कि एसडब्ल्यूएस एक हमारे यहाँ यूनिट चलता है एसडब्ल्यूएस, जिसको आप कहते हैं स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी। इसके अलावा एसएसटी एक होता है, स्टूडेंट सपोर्ट टीम है। ये सब चीजें जो है वो पूरी तरीके से उसको गाइड करती 24/7 एक तरीके से आप नहीं कह सकते हैं उसकी केयर ली जा रही। तो मुझे लगता है कि ये एंटरटेनमेंट के साथ, मनोरंजन के साथ, मौज मजे और मस्ती के साथ पढ़ाई है जो आपको निश्चित तौर पर आपके बच्चे तक पहुंचा सकती है। तो एडवांसमेंट के लिए जुड़िए, बेटरमेंट के लिए जुड़िए। मैं अगर ऑनेस्टली कहूँ मैं भी एडवांसमेंट और बेटरमेंट के लिए ही जुड़ा। तो मोटिवेशनल लाइन पर देखिए मोटिवेशनल लाइन में क्या कहा जाए, बाकी जब भी आप किसी काम को करने जाते हैं तो आपका जज्बा कुछ ऐसा होना चाहिए, आपके अंदर कुछ ऐसे भाव होने चाहिए। मैंने लहू के कतरे मिट्टी में बोए हैं, खुशबू जहां भी है मेरी कर्जदार है, वक्त एक दिन होगा तेरा मेरा हिसाब, न जाने मेरी जीत कुछ भी कब से उधार। ये जवाब 5 मई को लोगों को आपको देना है। ये जवाब आपको उन लोगों को देना है जो आपके हारने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये जवाब आपको उन लोगों को प्रेषित करना है जो सदैव आपके रास्ते में घोड़े अटकाते आए, पत्थर फेंकते आए। उन पत्थरों को उठाइए, अपनी मंजिल पे चलने के लिए पथ बना लीजिए। वही लोग एक दिन आपके ब्रांड एम्बेसडर होंगे, वही लोग एक दिन आपकी काबिलियत को, आपकी पोटेंशियलिटीज को एक्सप्लोर करते हुए मिलेंगे और लोगों से कहते हुए मिलेंगे कि हमें पहले ही पता था इसमें बहुत पोटेंशियल है, इसमें बहुत दम है। क्योंकि जब आपके आलोचक आपके प्रशंसक बन जाते हैं ना, तो मान लीजिए आप सफलता के रास्ते। सर धन्यवाद हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत धन्यवाद।